फ्रेंड्स, आप लोग कैसी हैं? आई होप सो आप लोग अच्छी होंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में। आज हम देखेंगे गरीबी, जो आपका टॉपिक नंबर 4 है। सबसे पहले हम उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि आप क्या करें, इस पे सारे क्वेश्चंस बना पाएँ। सबसे पहले एक नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर ऐसे ही कॉमन सेंस लगा करके अगर गरीबी को परिभाषित किया जाए तो क्या कहेंगे कि जो मूलभूत भौतिक सुविधाओं से जो वंचित रहता है उसी को गरीब कहते हैं, और रियल गरीबी वही होती है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़ जाइए। और जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब आपको टाइम मिलने वाला नहीं है कि आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ पाओगे। ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, और आप भरोसा कायम रखिए। आपकी सफलता का मार्ग यहीं शारदा ब्रेन बूस्टर से ही प्रशस्त होने वाला है। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। गरीबी मानव की एक ऐसी स्थिति है जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है। धन के अभाव को ही क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। लेकिन आपसे कॉमन सेंस वाला पूछा जाने वाला नहीं है। आपसे पूछा जाएगा क्या, किसी सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार गरीबी की डेफिनेशन आपके एक समाजशास्त्री के अनुसार कोई दिया रहेगा, किसके अनुसार कौन सी परिभाषा है वो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले गोडार्ड के अनुसार देखते हैं कि गरीबी उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो कि एक व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या है? गरीबी उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो कि एक व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब, गरीबी इसको कहते हैं जहाँ पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती किसकी, मूलभूत भौतिक सुविधाओं की। और एक व्यक्ति, एक जैसे घर का कोई सीनियर मेंबर है, उस पर कुछ आश्रित लोग होते हैं, जैसे उसके बच्चे, उसके मम्मी पापा और जो भी छोटे भाई बहन, तो वो स्वस्थ रहने के लिए जो उनको सुविधाएं होती हैं, चाहे खाना पीना रहना, जो भी चीज़ें हैं नहीं हो पाती या पर्याप्त होती है, उसी को गरीबी कहते हैं। चलिए, इन आप याद रख मेमोराइज करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपके पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है क्या, बीवर के अनुसार, किसके अनुसार, बीवर के अनुसार गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती टाइपिंग एरर है, यहाँ लिखा होना चाहिए था, जिसमें स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधित दक्षता नहीं बनी रहती है। मतलब आप धन के अभाव में, पैसों के अभाव में आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। मतलब आप खा पी नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे पहले होता था रोटी कपड़ा मकान, यही होता था गरीबी। जिसको नहीं मिलता था, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता था, वो गरीब होता था। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो अगर आप शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है। लेकिन सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं कि आपको सारी चीज़ें फ्री में मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपको राशन भी मिल रहा है, स्कूल में किताबें भी मिल रही हैं, यूनिफॉर्म भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मूलभूत सुविधाएं तो वैसे भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं कि जिससे आप गरीब ना रहें। गरीबी के प्रकार को अगर देखा जाए तो गरीब को मुख्यतः सापेक्ष और निरपेक्ष दृष्टि से देखा जा सकता है। गरीबी अर्थात गरीबी दो रूप में या दो प्रकार में। एक होती है सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के तुलना में पाई जाने वाली गरीबी से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है वह उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में या सापेक्ष रूप से गरीब माने जाते हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक यूएनओ की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार क्या होता है कि उन देश को सापेक्ष रूप से निर्धन माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति कुल आय $1 प्रति दिन से कम है। जो यूएनओ की रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था कि सापेक्ष रूप से निर्धन माना जाएगा जिसकी $1 एक दिन में आय नहीं बनती है, उसको क्या माना जाएगा, सापेक्ष निर्धन माना जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय $330 प्रति वर्ष के लगभग है। भारत की एक व्यक्ति की जो आय होती है एक वर्ष में कितनी होती है, 330 $330 प्रति वर्ष। $330 आपके एक वर्ष में बनेंगे, और ये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, लगभग है, समथिंग औसत जो निकाली जाती है वो कितना, 330 है। और अगर $1 नहीं बनता है एक दिन में तो आपका क्या होगा,
आप निर्धन माने जाएंगे। अमेरिका, जापान और स्विट्जरलैंड ही नहीं बल्कि मिस्र, श्रीलंका, पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भी भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। जो भारत की प्रति व्यक्ति आय होती है वहाँ के देशों की आय अधिक है, इसलिए भारत का निर्धन देशों में भी नीचे स्थान है। जो निर्धन देश हैं उसमें भी सबसे निचले पायदान पे आपका क्या, इंडिया देखने को मिलता है। सबसे निचले नहीं लेकिन नीचे वाले क्रम में देखने को मिलता है। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष दृष्टि से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनका निर्वाह इतना नीचा नहीं होता जितना जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, लेकिन जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। इन आवश्यकताओं को शरीर चलाने के लिए जरूरी न्यूनतम पोषक आहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में इसी मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100, मतलब यहाँ वर्क लोग ज़्यादा करते हैं तो यहाँ के लिए 2400 कैलोरी फिक्स की गई है और शहरी वालों के लिए कितनी, 2100। ठीक है, यहाँ लोग कुल्हाड़ी भी चला लेंगे, फावड़ा भी चला लेंगे गांव में, लेकिन यहाँ लोग क्या करेंगे, इनका एक लिमिटेड वर्क होता है जो करना होता है। गरीबी रेखा को सामान्य अर्थों में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। गरीबी वितरण रेखा का विभाजक बिंदु है जो जनसंख्या को दो भागों में विभाजित करता है। ऐसे लोग जो गरीब हैं तथा ऐसे जो गरीब नहीं है, लेकिन भारत में इसकी परिभाषा लोगों की न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके अनुसार प्रायः वह लोग गरीब माने जाते हैं जो एक निश्चित न्यूनतम उपभोग का स्तर प्राप्त करने में असफल रहते हैं। दूसरे शब्दों में गरीबी रेखा वो है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय का प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। संतुष्टि टाइपिंग एरर है। 1999 से 2000 की कीमतों पर 328 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, 449 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति मास उपभोग को गरीबी रेखा माना जाता है। कितना, 328 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 459 रुपये, 49 नहीं 62 है, कितना है, 59 है, 459 रुपये शहरी में और 328 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, प्रति मास उपभोग का गरीबी रेखा माना जाता है। चलिए, जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। अगर इससे कम है प्रतिमाह, ठीक है, तो अगर गांव में रह कर के लोग 328 रुपये प्रतिमास उपभोग नहीं कर रहे हैं और शहर में रह के 459 नहीं कर रहे हैं तो वो लोग गरीबी रेखा में आएंगे। योजना आयोग ने गरीबी रेखा की परिभाषा आहार संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में कितना, 2400 कैलोरी, कितनी, 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में कितना, एक व्यक्ति के प्रतिदिन में 2100, मैंने पहले भी बताया है 2100 कैलोरी क्या है, होनी चाहिए। चलिए, योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया था। उसने 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये जो लकड़ावाला था इसका गठन पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे 1989, ठीक है, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है, 1993 में, ठीक है, 93 में। फिर इस आयोग ने प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। जैसे कुछ राज्य गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो उस हिसाब से इसमें निर्धनता रेखा का मानदंड रखा गया है। इस आयोग ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की जो निम्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा अगर देखा जाए तो इसके लिए लकड़ावाला ने, जिसका गठन कब हुआ था, 1989 में एक बार फिर से, और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लकड़ावाला किससे संबंधित है, तो गरीबी क्षेत्र में निर्धनता रेखा से संबंधित है। विशेष दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का क्या दिया था, सुझाव दिया था। तो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो आप लोग बताएंगे, लकड़ावाला विशेष दल ने दिया था।
शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा बताएंगे तो लकड़ावाला समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी भिन्न भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। योजना आयोग ने लकड़ावाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। लकड़ावाला समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अब कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं होगी, बल्कि इसके स्थान पर एक अखिल भारतीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सकता है। एक अखिल भारतीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसा किसने बताया था? तो बताया था लकड़ावाला ने। चलिए नेक्स्ट है गरीबी रेखा का निर्धारण। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। गरीबी रेखा का निर्धारण। गरीबी रेखा का निर्धारण आय और उपभोग के रूप में किया जाता है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग गरीबी रेखा सीमा का एक बेहतर पैरामीटर है। इसका कारण यह है कि उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक प्रयोग को दिखलाता है, जबकि आय केवल खरीदने की क्षमता व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त आय के वितरण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े होते हैं। यही कारण है कि भारत में गरीबी रेखा की सीमा निर्धारण के लिए उपभोग का आधार के रूप में अपनाया गया है। भारत में गरीबी के परिमाण 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबी की संख्या 363 मिलियन है तथा 29.5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। ये है परिमाण नहीं, परिणाम है। अच्छा, परिमाण है। चलिए, भारत में गरीबी के कारण। भारत में गरीबी के कारण क्या क्या है? भारत में गरीबी कारण जिससे हमारा देश गरीब होता जा रहा है। आर्थिक कारण, फिलहाल अब गरीब नहीं होता जा रहा है, अब इसमें नहीं आएगा। आर्थिक कारण क्या है? भारत में गरीबी के लिए रोजगार कम अवसरों को उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, ये गलत लिख उठा है, 2 यहाँ आएगा। ठीक है, उद्योग धंधों की कमी एवं अपर्याप्त उत्पादन के कारण गरीबी व्याप्त है। सही बात है। काले धन की समस्या तथा आर्थिक असमानता के कारण गरीबी बढ़ी है। कृषि का पिछड़ापन भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? धर्म, सामाजिक कुप्रथाओं एवं जाति व्यवस्था का प्रभाव गरीबी का कारण बनता है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति कार्यकुशलता का विकास नहीं कर पाता है। अन्य कारण क्या है? बेरोजगारी एवं प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भी गरीबी बढ़ती है। अब गरीबी के परिणाम क्या हैं? गरीबी के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। क्या है वो? गरीबी बेकारी का प्रत्यक्ष परिणाम है। गरीबी वर्ग संघर्ष एवं आंदोलनों को जन्म देती है। गरीबी से व्यक्ति विघटन एवं विवाह विच्छेद में वृद्धि होती है। गरीबी के परिणाम स्वरूप अपराध, बाल अपराध एवं वेश्यावृत्ति को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? पूछा जा सकता है आपके क्या एग्जाम में। चलिए, गरीबी को दूर करने के संभावित उपाय निम्नलिखित हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार करके लोगों में उनकी स्थिति के प्रति क्या है? जागरूकता लाना है। संसाधनों का उचित बंटवारा एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना होगा। कृषि व्यवस्था में सुधार एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के प्रयास किए जाने चाहिए। अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या ही फर्क पड़ेगा? चाहे जितने भी प्रयास किए जाएं वो सारे असफल ही रहने वाले हैं। भारत में आय असमानता के कारण गरीब एवं अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। सरकार गरीबी की माप के लिए समय समय पर कुछ समितियों के द्वारा भी गरीबी की वास्तविक संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रही है। निम्न समितियों ने गरीबी का पता लगाने का प्रयास किया है। ये कौन कौन सी है? योजना आयोग कार्य समूह 1962, दांडेकर समिति 1971, अलग समिति 1989, लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2014। लकड़ावाला समिति अगर पूछा जाए गठन कब हुआ तो आप बताएंगे 1989 में, और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये बहुत ही नेम फेम वाली है, पूछी जा सकती है। तेंदुलकर समिति पारिवारिक उपभोग के आधार पर शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये, क्या शहरी क्षेत्र में 1000 और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार खर्चे से नीचे वाले परिवार को गरीब माना है। इस समिति ने भारत की
21.9% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे बताया है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2100 कैलोरी होनी चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं और क्या प्रयास किए, आइए उसको देखते हैं। निर्धनता उन्मूलन के उपाय। भारत में निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार सृजन संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख निम्न है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 में शुरू। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन आदि है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में प्रारंभ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास है। केंद्रीय सहायता के साथ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जारी है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास। इस योजना का उद्देश्य स्थायी पर्यावास को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। किसका? ग्रामोदय योजना का। अंत्योदय योजना की बात करें, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ आप लगा दीजिए हैशटैग। 25 दिसंबर 2001 को प्रारंभ। 2001 को प्रारंभ। इस योजना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के नीचे 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को पहचान कर उन्हें कम मूल्य पर खाद्यान्न मुहैया कराना है। जैसे आपको कहते हैं कोटे से मिल रहा है, वो वहाँ वैसे ही कुछ था इसमें भी। इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त आवास। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के सर्वाधिक विपदाग्रस्त जिलों में बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण ग्राम, ये पूछा जा सकता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना में 1980 में लागू की गई समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया। यह ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार सृजन का एकमात्र कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत गांव में छोटे छोटे उद्यम स्थापित किए गए हैं। इन उद्यमों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में आत्मनिर्भर समूहों के आधार पर संगठित किया जाता है। इन उद्यमों को स्थापित करने के लिए निर्धन लोगों को बैंकों द्वारा ऋण तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य का भी सहयोग है। योजना पर खर्च किए जाने वाले धन का समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम से संबद्ध अन्य प्रमुख कार्यक्रम थे। अनुपात क्या था? 75-25 का था केंद्र और राज्य का। केंद्र का 75 था, राज्य का 25 था, टोटल 100। ट्राइसेम पूछता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ट्राइसेम स्वरोजगार है, ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम था। डवा कारक की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास था। GKY गंगा कल्याण योजना थी। MWS मिलियन कूप योजना थी। एक बार सरसरी नज़र से ज़रूर देखें। सिट्रा ग्रामीण कारीगरों के लिए बेहतर उपकरण आपूर्ति। 1999 में उपरोक्त 6 प्रमुख योजनाएं IRDB, ट्राइसेम, डवाकारा, GKY, MWS और सिट्रा के स्थान पर स्वर्ण जयंती क्या चलाया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एकल योजना का प्रारंभ किया गया था। किसको मिक्स करके? IRDB, ट्राइसेम, डवाकारा, GKY, MWS और सिट्रा के स्थान पर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये योजना 2001 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कों का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शामिल की गई थी। एक था क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 5वीं योजना में निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया गया। इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी तंग बस्तियों के पर्यावरण का सुधार तथा पोषाहार पर ध्यान दिया जाता है। ये कार्यक्रम निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की बात करेंगे। ये योजना भी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। कौन सा? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। इसके कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। वो 3 घटक कौन कौन से हैं, ये बात करते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति माह की वृद्धा पेंशन
देना। परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु की स्थिति में 10,000 रुपये को एक मुश्त कहा जा सकता है, शुद्ध है, ये तत्सम शब्द है। सहायता तथा 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का पहले 2 प्रसवों के अवसर पर प्रसव पूर्व व प्रसवोपरांत पोषाहार हेतु 500 रुपये की वित्तीय सहायता देना। सामूहिक जीवन बीमा योजना, ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1995-96 के दौरान प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत पंजीकरण के समय 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 60 रुपये वार्षिक प्रीमियम, 40 से 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए 70 रुपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 5,000 रुपये जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। प्रीमियम की आधा राशि बीमा धारक को चुकानी पड़ती है, आधी राशि केंद्र राज्य सरकार मिलकर वहन करते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम, आम जनता की गरीबी के बंधन से मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम 1975 में आरंभ किया गया। ये पहले इसे 1982 तथा दूसरी 1986 तथा तीसरी 2006 में संशोधित किया गया। इसे 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आरंभ किया गया। क्या 1975 में आरंभ किया गया, फिर 1982 एंड देन 1986, फिर 2006 में इसे संशोधित किया गया। ठीक है। नए आर्थिक 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अप्रैल 2007 से लागू किया गया। पूछा जा सकता है नया आर्थिक 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कब लागू किया गया, तो आप बताएंगे अप्रैल 2007। इस कार्यक्रम के 20 सूत्र हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन, वर्षों पर निर्भर कृषि की व्यूहरचना, सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग, अच्छी फसलें, भूमि सुधारों की प्रभावशीलता। ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, पीने का पानी, साफ पानी, सबके लिए स्वास्थ्य, 2 बच्चों का मानक, शिक्षा का विस्तार। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय, महिलाओं के लिए समानता, युवाओं के लिए नए अवसर। व्यक्तियों के लिए आवास, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार, वानिकी की नई व्यूहरचना, पर्यावरण का संरक्षण, उपभोक्ता का समुत्थान, गाँव के लिए ऊर्जा। और क्या, एक उत्तरदायी प्रशासन, भारत में भारी आय असमानता तथा अत्यंत कम पारिवारिक। ठीक है, ये आज का था सेशन। और आज का सेशन आपको कैसे लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। अब आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे, 1 से 2 बार वॉच करेंगे। जो अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है कि डेटा नोट डाउन करने लायक है, नोट डाउन करें। एंड देन क्या करें कि आप लोग क्विज़ ज़रूर दें। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आज जुड़ लेंगे तो आगे वाला जो आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में ही हुआ, मतलब लास्ट सितंबर या स्टार्टिंग अक्टूबर में होने के प्रबल चांस है। और आपको सेशन कैसा लगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कमेंट सेक्शन में आपको जैसा भी लगा हो ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आभार आपका।